हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी यूपीएससी डिकोड के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हमने पीवाईक्यूज डिस्कशन की यह सीरीज शुरू की हुई है ना। अब आप अगर इस सीरीज को 2026 के लिए या अदर किसी भी एग्जाम के लिए यूपीएससी के लिए अगर 2027 के भी आप टारगेट कर रहे हैं, 28 का भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो चूंकि यह हमारी पीवाईक्यूज डिस्कशन सीरीज है तो यह एक सदाबहार सीरीज आप इसको कह सकते हैं। 2025 तक के पेपर्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे और आप अगर 27 की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक आप 27 का पेपर आएगा हम 2026 का पेपर भी डिस्कस कर चुके होंगे। 28 की तैयारी कर रहे हैं तो हम 2027 का भी डिस्कस कर चुके होंगे, है ना। तो आप इस सीरीज को अपनी प्रिपरेशन के लिए एक जरूरी सीरीज मान सकते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ष के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी को। तो पीवाईक्यू डिस्कशन देखिए, अपनी तैयारी के दौरान दो चीजें हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं, दो चीजें हमें बताती है कि आपको क्या पढ़ना है और कहां से आपको छोड़ देना है। सबसे पहले तो आपको देखना होता है सिलेबस, है ना। आप सिलेबस से गो थ्रू होते हैं कि कोई सा भी पर्टिकुलर एग्जाम आपको क्या पूछना चाहता है, और हर एग्जाम आपको सिलेबस देता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में जो आपकी तैयारी को शार्प करता है वो होता है पीवाईक्यूज। और अगर आप बिना पीवाईक्यूज की तैयारी के, बिना पीवाईक्यूज के एनालिसिस के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो यकीन मानिए आप उस एग्जाम में दूसरे लोगों से पीछे रह जाएंगे जिन्होंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है। यूपीएससी के बारे में भी यह बात 100% सही है। ठीक है, 2016 के पेपर का डिस्कशन हम कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है। 50 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले 2015 का क्वेश्चन पेपर भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। 4 पार्ट में हमारा यह सेशन पूरा होने वाला है। 2016 के पेपर का 2 सेशन हो चुके हैं, तीसरा है, चौथा आपको इसके बाद मिल जाएगा। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने पिछले सेशंस में यह चर्चा की है कि हमारा मकसद केवल एमसीक्यू डिस्कस करना नहीं है, हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस का। उससे आपकी तैयारी शार्प होती है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह के टॉपिक पर कितना डेप्थ में पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन 2016 के पेपर का 51वां क्वेश्चन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना। ये आपको रीजनल लैंग्वेज में, यूरोपियन में शायद आई थिंक ये फ्रेंच लैंग्वेज का टर्मिनोलॉजी है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो प्राय समाचारों में रहता है, क्या है? यह एक विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रभाग है, एक गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित एक अंतर सरकारी एजेंसी है, या संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आप देखते हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं, करंट ड्रिवन क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं। किसी वर्ष में कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहता है, अगर वह मानव के ऊपर वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो वहां से क्वेश्चन बनता है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। इसकी अगर हम देखें 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। यह युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा और मानवीय संकट वाले क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करता है, और इसी संदर्भ में 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार भी इसको मिल चुका है। तो इस तरह के संगठन, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह भी शांति का। देखिए, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार आता है, फिजिक्स का आता है ना, केमिस्ट्री में आता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप इस पूरी दुनिया में जो युद्धों के लिए जूझ रही है, युद्धों के अंदर जूझ रही है, वहां पर अगर आप शांति स्थापित करने का काम करते हैं और शांति के लिए आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने मानव के ऊपर, पूरे मानव समुदाय के ऊपर एक एहसान किया है कि आपने शांति के लिए प्रयास किए हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना एक वाकई में अचीवमेंट है ह्यूमैनिटीज के अंदर, है ना। बाकी साइंस बैकग्राउंड में आपको जो नोबेल मिलते हैं उनके भी उतना ही महत्वपूर्ण वो भी होते हैं, लेकिन शांति का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी की इकोनॉमी की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, इसके नाम को ध्यान से देखिए, क्या बात कर रहा है, एक तो इकोसिस्टम की बात कर रहा है, इकोसिस्टम्स की बात कर रहा है, और एक बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है ना। इनको किससे जोड़ा है इसने, इनको जोड़ा है इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अब आइए, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व आर्थिक मंच करते हैं। अब देखिए, यूनेप तो समझ में आता है कि एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है इसके लिए काम करता होगा, है ना, इसकी मेजबानी करता होगा। लेकिन आप देखिए, आईएमएफ, हमने पहले 2015 के पेपर का शायद लास्ट सेशन वो था या फिर फोर्थ सेशन वो रहा होगा, मैंने आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की फिलोसॉफी बताई थी, है ना। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, आईएमएफ क्या करता है, सभी देशों की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे, अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे, इस दिशा में काम करता है। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता को सुनिश्चित करने का काम करता है आईएमएफ, केवल अर्थव्यवस्था को। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक काम करता है विकास के लिए, वर्ल्ड बैंक काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, है ना। और जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उनके लिए काम करने वाली संस्था वर्ल्ड बैंक है। लेकिन आईएमएफ को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है, आईएमएफ सिर्फ इतना इंश्योर करता है कि आपके देश की इकोनॉमी की जो हालत है वह संकट में ना पड़े, वह स्थिर बनी रहे, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी जब मुश्किल में पड़ती है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर होता है। तो आईएमएफ ये इंश्योर करता है कि अर्थव्यवस्था आपकी सुचारू रूप से चलती रहे। तो यहां पर अगर एक बार वर्ल्ड बैंक होता ना तो शायद मैं कंफ्यूज हो जाता कि यार वर्ल्ड बैंक विकास के लिए काम करता है, लोन देता है देशों को, विकासशील देशों को, और कई एक आईएमएफ सॉरी वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन तो लोन भी बिना ब्याज के या नाम मात्र के ब्याज पर देता है ताकि विकास हो सके, है ना। तो शायद मैं कंफ्यूज हो सकता था कि विश्व बैंक है, हो सकता है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए इसकी मेजबानी करता हो, लेकिन आईएमएफ आ गया, आप आंख बंद करके इसे एलिमिनेट कर दो, आंख बंद करके एलिमिनेट कर दो। हमने बात की थी आईएमएफ के बारे में, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए कहता हूं ये सेशंस आपकी तैयारी को इतना बूस्ट करेंगे दोस्तों। मैंने बार बार आपसे कहा है, हम कहते हैं करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर, यूपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मोर देन 50% क्वेश्चन आपको आपके बेसिक पार्ट से मिलेंगे, स्टैटिक पार्ट से मिलेंगे। सो प्लीज इस सेक्शन को, इस सेशन को तैयार कीजिए, है ना। और ये सेशन हमारा इसी मकसद से शुरू किया गया है कि आपका जो बेसिक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, जो फंडामेंटल्स हैं आपके, जो आपको पता होने चाहिए, उन पर फोकस किया जाए कि यहां पर आपको क्या फोकस करना है। और जब वहां से आप चीजों को एलिमिनेट करेंगे तो आपके आंसर यूं निकल के आते हैं बाहर। तो मैं बार बार हर सेशन में कहता हूं, हो सकता है जो एस्पायरेंट, जो लर्नर रेगुलर देख रहा है उसको इरिटेशन भी होता हो कि सर सुन ली आपकी बात, अब क्या बार बार कहेंगे, लेकिन हर सेशन में इसलिए कहता हूं कि शायद कोई नया व्यक्ति होगा, कोई नया लर्नर होगा जो मेरी क्लास को पहली बार देख रहा होगा, तो उसे आइडिया मिले कि हमें किस तरह से हमारी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देनी है, दिशा देनी है। ठीक है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, तो अब बार बार उस चीजों को रिपीट करेंगे तो हमारा टाइम भी थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें चीजों के बारे में क्लैरिटी होना जरूरी है। ठीक है, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह बात ठीक है दोस्तों। देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं, विश्व में बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करने वाली एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन की, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, है ना। सीबीडी नामक एक कन्वेंशन है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करती है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करती है। अब जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, जैव विविधता के संरक्षण की, तो जनरली हमें लगता है कि हम बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम पर्सनल लेवल पर भी उसको उतना महत्व देते हैं?
उसके संरक्षण के लिए उतना काम करते हैं। तो हमने क्या किया, एक नई अप्रोच निकाली इस पहल के तहत। हमने कहा कि क्यों ना पर्यावरण संरक्षण को, जैव विविधता के संरक्षण को हम अर्थव्यवस्था से, आर्थिक क्रियाओं से जोड़ दें, आर्थिक महत्व से जोड़ दें। हम बताएं कि जब हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे तो हमें आर्थिक रूप से कितना फायदा होगा। और देखिए, हम लालची मनुष्य हैं, हमने अपने आप को ज्ञानी मानव कह दिया, होमो सेपियंस कह दिया। तो हम लोग, जब अर्थ की बात आती है ना, जब रुपयों की, जब धन की, जब संपत्ति की बात आती है, तो हम लोग ज्यादा अवेयर हो जाते हैं चीजों को लेकर। तो पर्यावरण संरक्षणकर्ताओं ने यही किया कि हमें बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण को उसके आर्थिक महत्व के साथ इंटरलिंक करना होगा। जब हम इंटरलिंक करेंगे तो हम संरक्षण के प्रति ज्यादा सचेत रूप से कार्य कर पाएंगे। तो इसमें उन्होंने यही किया कि जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने बताया कि जैव विविधता का संरक्षण करने से हमें रुपयों का कैसे लाभ होगा, और कैसे जैव विविधता अगर खतरे में पड़ती है तो हमारा धन का नुकसान हमें कैसे होगा। जब उन्होंने हमें धन संपदा से जोड़ा तो हमें समझ में आया कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है। तो ये जो टीब नामक, ये जो एक क्या है इनिशिएटिव है यूएनसीबीडी के अंतर्गत, यह इसीलिए था। ठीक है, इकोनॉमिक्स को जोड़ा उसने। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। अब बताइए, इस स्टेटमेंट में आपको क्या नेगेटिव लगा? कुछ भी नहीं, एक पॉजिटिव बात कही गई है और यह भी ठीक है। तो सी हमारा इसका क्या होगा, सी सही उत्तर होगा हमारे 52nd क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आइए इसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे टीब नामक जो पहल है यूएनसीबीडी के अंतर्गत जारी की गई, यह विशेष रूप से मूल्यांकन संबंधी कार्यों में सहयोग करता है। इस अंतरराष्ट्रीय पहल को यूरोपीय आयोग, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, नीदरलैंड और स्वीडन की सरकारों से वित्त पोषण प्राप्त होता है। पैसा कहां से मिलता है? इन इंडिविजुअल देशों से मिलता है, यूरोप से मिलता है। ठीक है, तो यूएनईपी द्वारा तो इसमें काम किया गया है। ग्रीन इकोनॉमिक इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में प्रबंधित किया गया है। इसके उद्देश्य यही है, जैव विविधता के वैश्विक आर्थिक लाभों की ओर ध्यान आकर्षित करना, जैव विविधता की क्षति और पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की बढ़ती लागत को उजागर करना। हमें बताना कि जैव विविधता को क्षति पहुंचेगी तो आपको आर्थिक नुकसान होगा, है ना, ये बता रहे हैं हमें। तो ये सारी बातें टीब सलाहकार बोर्ड में यूनेप के कार्यकारी निदेशक, सीबीडी के कार्यकारी सचिव और आईयूसीएन के महानिदेशक शामिल होते हैं। तो आईएमएफ का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सेंडर्स, लाल चंदन जिसे आप कहते हैं, पुष्पा मूवी जिस पर डिपेंडेंट है, जिस पूरी सिनेरियो के इर्द गिर्द वह घूमती है, लाल चंदन, है ना। रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष प्रजाति है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है पुष्पा मूवी कहाँ की है ना, कौन से रीजन की बात करती है, तो आपको पता है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। यह दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। अब देखिए, दक्षिण भारत की बात कर रहा है, सही है। दक्षिण भारत वाले क्षेत्र को देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय ही क्षेत्र ये है ना। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप कह सकते हैं। तो भारत का कर्क रेखा से नीचे वाले क्षेत्र को आप उष्ण कटिबंधीय कह सकते हैं। लेकिन जो फंसाने वाला काम यूपीएससी ने किया है, यह वर्षावन नहीं है दोस्तों, यह पर्णपाती वन है। पर्णपाती यानी जो अपनी पत्तियां गिराते हैं, हमेशा सदाबहार रहने वाले वन ये नहीं है, ये शुष्क पर्णपाती वनों की कैटेगरी में आता है रेड सेंडर्स। इसलिए इतना माइन्यूट लेवल पर जाकर यूपीएससी ने गलत किया है। हो सकता है आप इसमें फंस जाएंगे। तो पहला सही है इसका, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, चंदन की एक गंधहीन प्रजाति, ये ध्यान रखिए, गंधहीन प्रजाति है रेड सेंडर्स। वानस्पतिक नाम इसका क्या है? टेरोकार्पस सेंटालिनस। इसके अधिकांशतः पथरीले और पहाड़ी क्षेत्रों में उगती है। इसके पौधे 3-4 वर्षों में 8 से 10 मीटर तक बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में इनकी वृद्धि धीमी हो जाती है। ये क्या हुआ? रेड वाला आ गया कोई। इनकी वृद्धि क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है।
इनका तना पतला होता है। वृक्ष की सुंदर गहरी लाल लकड़ी उपयोगी होने में कम से कम 25 से 20 से 25 वर्ष आपको लगते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, मध्य दक्कन में कांटेदार झाड़ियों या शुष्क पर्णपाती वनों में 500 से 3000 फीट की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और स्पेसिफिक जाएंगे तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पालकोंडा, शेषाचलम की पहाड़ियों में, कडप्पा और चित्तूर जिलों में, अनंतपुर जिलों में, कुछ सटे हुए क्षेत्रों में, कुरनूल वाले रीजन में, प्रकाशम के नल्ला मल्ला हिल्स में भी ये मिलता है, नेल्लोर जिले के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ज्यादातर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है, और कुछ तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ सटे हुए क्षेत्रों में भी ये जंगली रूप से पाया जाता है। ठीक है, साइट्स के तहत इसको सुरक्षा प्रदान की गई है, ये भी आप लोग देखिए। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन reducing emission from deforestation एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देखिए इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन किससे? रिड्यूसिंग फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। एक प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का। आपको क्या करना है? उत्सर्जन को रिड्यूस करना है, कम करना है। किससे? जब डिफोरेस्टेशन, जब आप वनों को काटते हैं, वनोन्मूलन करते हैं, तो उससे उत्सर्जन बढ़ता है ना। जब आप वनों को धारणीय उपयोग नहीं करते, वनों का डिग्रेडेशन होता है, तब भी क्या होता है? उत्सर्जन बढ़ता है। तो इन क्रियाओं से होने वाले उत्सर्जन को हमें क्या करना है? कम करना है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम चलाया, UN रेड। फिर आगे चलकर इसको क्या किया गया कि हमें केवल उत्सर्जन को कम नहीं करना, हमें वनों का संरक्षण भी करना है, हमें नेगेटिव की तरफ भी जाना है, कार्बन नेगेटिव की तरफ भी जाना है, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ भी जाना है, हमें वनों के संधारणीय उपयोग की तरफ भी जाना है। संधारणीयता की इन्होंने बात की, तो फिर इसका नाम रेड प्लस कर दिया गया, है ना। इसके कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड कर दिया गया, तो हमने रेड प्लस इसका नाम रखा। तो ये कह रहा है प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन किस में योगदान दे सकता है। 3 स्टेटमेंट दे रखा है कि UN रेड उस टाइम पीरियड पर काफी चर्चाओं का विषय था। UN रेड निम्नलिखित में से किनमें अपना योगदान दे सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ये कह रहा है जैव विविधता के संरक्षण में, वन्य पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में, उनके वन्य पारिस्थिति के संवर्धन में, उनके प्रोत्साहन में, उनको फलने फूलने में, और गरीबी को कम करने में। तो क्या यह सभी में अपना योगदान देगा? देखो आपको क्या करना है? एमिशन को कम करना है ना। एमिशन को आपको कम करना है। एमिशन में एक ही है मात्रा यार, मैं 2 क्यों लिख रहा हूं? एमिशन को आपको कम करना है, तो उससे जब एमिशन कम होगा, उत्सर्जन कम होगा, तो क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव होगा थोड़ा बहुत तो कम होगा। उससे जैव विविधता का संरक्षण डेफिनेटली होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी उससे होगा। और जब हमारा पर्यावरण बचा रहेगा, पर्यावरण के लाभ बचे रहेंगे, पर्यावरण की सेवाएं बची रहेगी, तो एक हद तक गरीबी को कंट्रोल करने में भी वो हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। तो एक्सटेंडेड लाभ जब हम इसके देखेंगे तो गरीबी भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी। यूपीएससी ने भी इसको तीनों मानता है ना। 54th क्वेश्चन को यूपीएससी ने तीनों सही माना है। तो आइए इसको रेड को देख लेते हैं। वन उन्मूलन और वनों के निम्नीकरण, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। यह प्रोग्राम वनों में संग्रहित कार्बन के लिए वित्तीय मूल्य सृजित करने का प्रयास करता है। वित्तीय मूल्य सृजित करने का प्रयास करता है। फिर बाद में इसके कॉन्सेप्ट को बढ़ाकर इसे रेड प्लस कर दिया गया, और आगे बढ़कर हमें वनों के संरक्षण, इनके सतत प्रबंधन, वन कार्बन भंडारों के संवर्धन की भूमिका आदि को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें इससे संबंधित थी। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या था? ये फिर से कहूंगा, करंट ड्रिवन क्वेश्चन। देखिए हर साल हमने बात की है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है,
एनवायरमेंट है, यहां से जो क्वेश्चन होते हैं प्योरली करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, प्योरली करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, प्योरली करंट बेस्ड आते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं पॉलिटी की, जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, है ना, जब आप बात करते हैं जियोग्राफी की, जब आप बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी से तो करंट अफेयर का वास्ता बहुत कम होता है, राइट। और बस ये हो सकता है कि कोई साइट करंट में रही हो और उससे क्वेश्चन बन गया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही फंडामेंटल ही रहेंगे, फंडामेंटल ही रहेंगे। इसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को क्या करता है, इंटरलिंक करके पूछता है। ये आपको समझने की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जब आप साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की बात करेंगे, आपको ज्यादातर डायरेक्ट करंट से क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट करंट से। जब आप हिस्ट्री और जियोग्राफी की बात करेंगे, आपको करंट का वेटेज उसमें कम मिलेगा, फंडामेंटल बेस आपको उसमें ज्यादा मिलेगा। जब आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो आप देखते हैं करंट को और स्टैटिक को दोनों को इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछता है। तो इन चारों पांचों सब्जेक्ट में आपकी फंडामेंटल तैयारी अच्छी होने के बिना आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। और मान के चलिए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी से मिला के 55 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बताइए 100 में से 55 क्वेश्चन में आपका वेटेज है फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन का, तो आप करंट अफेयर से कैसे एग्जाम निकाल पाएंगे, मुझे बस इतना बताइए। और इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यहां से आपकी फंडामेंटल तैयारी अच्छी होगी। आप यहां पर आइए प्लीज, है ना। तो आपको ये समझना होगा, ये जो है एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ये करंट ड्रिवन है, ठीक है, करंट ड्रिवन है। अब आप इसके पीछे की थोड़ी मैथ समझिए, थोड़ी मैथ कह सकते हैं, कैलकुलेशन समझिए। हाँ, ये एक ऑप्शन है, इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, यस दिस इज राइट। हम सब बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण की, ठीक है। आपको पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, है ना। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, एमएनसीज हैं, उनको करना चाहिए। जो उद्यमी हैं उनको करना चाहिए। आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उनको पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, ठीक है, हम करेंगे। लेकिन पर्यावरण संरक्षण को मापने का कोई क्राइटेरिया तो बनाओ। मैं काम कर रहा हूं, मैं जाकर पौधे लगा रहा हूं, मैं अपने लाइफ स्टाइल में पानी कम से कम खर्च कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जो एसी में यूज कर रहा हूं वो 24 पर चले, ताकि उससे उत्सर्जन कम से कम हो। जब जरूरत नहीं हो तो मैं लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना करूं। लेकिन आप एक मैकेनिज्म तो बनाइए जिससे ये नापा जा सके कि हाँ, यह व्यक्ति या यह सरकार या यह कंपनी इस तरह से पर्यावरण का संरक्षण कर रही है। तो क्या किया, इस एक मैकेनिज्म लाया गया, उसे ही कहा गया ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, उसको रोकने के प्रयास कोई सरकार या कोई कंपनी कितना कर रही है ना, उसी को नापने के लिए, उसका मापन करने के लिए एक प्रोटोकॉल लेकर आया गया, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। और ये चर्चा का विषय रहा 2016 में, 2016 के पेपर से पहले, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका उत्तर जो देखेंगे आप, ए इसका सही उत्तर है। यह सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, उसका परिमाण निर्धारित करने, बताने के इतना उत्सर्जन हो रहा है, इतना कंट्रोल करना है, इतना कर लिया है कंट्रोल, है ना, उसकी क्वांटिटी को मापने और उसका प्रबंधन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको बताएगा इस तरह से हम नापेंगे उत्सर्जन को, इस तरह से हम नापेंगे हमारे उत्सर्जन के कंट्रोल को। तो वह है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, राइट। ए इसका सही उत्तर है। तो इस तरह की अवधारणाएं, ऐसे क्वेश्चन से हम यही सीखते हैं कि इस तरह की अवधारणाएं जब करंट में आती हैं तो हमें ध्यान रखना है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए, ये सारी बातें हमने कर ली। विश्व संसाधन संस्थान और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट नामक संस्थाओं के द्वारा इसे विकसित किया गया। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने, उसको प्रबंधित करने और उसे रिपोर्ट करने के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारित करता है। आपको बताता है कि इन मानदंडों पर आप मापिए उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 क्वेश्चन। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, है ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आप बताइए, आप FSDC के नाम से कुछ समझ पाए? एक ऐसी संस्था जिसे वित्तीय स्थिरता पर भी काम करना है और विकास को भी ध्यान में रखकर चलना है, ऐसी परिषद है FSDC, है ना। यह नीति आयोग का एक अंग है। यह संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक यानी मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का मॉनिटरिंग करता है। क्या है, आप सीधी सी बात समझिए, वित्तीय स्थिरता के ऊपर काम करना है इसको, और विकास के बारे में निगरानी करनी है। एक परिषद हमने बनाई जो काम करेगा वित्तीय स्थिरता पर। और यहां पर आप समझिए मैक्रो प्रूडेंशियल, हो सकता है ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आई हो, लेकिन जब आप इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं तो आप थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते हैं। मैक्रो प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? देखो, मैक्रो का मतलब होता है समष्टि, समस्त, समष्टि अर्थव्यवस्था, जिसे आप कहते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि यानी समस्त अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। और प्रूडेंशियल, ये जो प्रूडेंशियल शब्द आप देख रहे हैं इसमें यहां पर लिखा हुआ है सविवेक, है ना, सविवेक। इससे आप समझिए प्रूडेंशियल ऐसी नीतियां होती है जो हम हमारी अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए बनाते हैं। संकट से बचाने के लिए बनाई जाने वाली नीतियां के लिए जो नीतियां हम बनाते हैं उन्हें आप प्रूडेंशियल्स कह सकते हैं। तो समस्त अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए हम जिन नीतियों की का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं मैक्रो प्रूडेंशियल, है ना। तो क्या वित्तीय स्थिरता वाली परिषद पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बनाई जाने वाली नीतियों की मॉनिटरिंग नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। इसका काम ही क्या है? इसका काम है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसका नाम है, तो इसका काम ही ये है। तो तीसरा ठीक है। फिर आप बात करेंगे जब अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था के ऊपर निगरानी रखने की बात कर रही है, तो हो सकता है दो तरह से हमारे देश में अर्थव्यवस्था का काम चलता है। या तो अगर मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी की बात है तो RBI उसे देखता है, या अगर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को ओवरऑल होलिस्टिक वे में देखे जिसमें हमारी राजकोषीय नीति भी आ जाती है, तो फिर हमारी सरकार देखती है। और सरकार में सबसे बड़ा मंत्री कौन हो जाता है? वित्त मंत्री हो जाता है। ठीक है, तो भाई या तो RBI का काम है या वित्त मंत्री का काम है। लेकिन जब आप अज्यूम करते हैं, जब आप ये समझ रहे हैं कि यह पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, तो यहां पर वित्त मंत्री की बात ठीक है। हालांकि इस लॉजिक से हम इस फैक्ट को ठीक नहीं कर सकते कि वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। यह तो हमें पता होगा तो हम करेंगे, क्योंकि कई बार वित्त सचिव को भी बना दिया जाता है, कई बार किसी और प्रधानमंत्री भी होता है, अर्थव्यवस्था को देख लेगा अगर, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है, तो हो सकता है ऐसी संस्थाओं का अधिकारी अध्यक्ष प्रमुख प्रधानमंत्री को भी बना दिया जाए। हालांकि ये फैक्ट होगा, ये फैक्ट है, आपको पता है तो है, नहीं तो नहीं है, लेकिन हम इससे थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं कि वित्त मंत्री सही हो सकता है, क्योंकि वित्त मंत्री एक प्रमुख व्यक्तित्व है हमारी अर्थव्यवस्था को देखने में। ठीक है, तो दूसरा भी ठीक है। फिर आप बात करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग आया था दोस्तों 2015 में। FSDC एक्चुअली 2008 में एक समिति बनी थी, रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन समिति ने सिफारिश की थी कि हमें इस तरह की एक परिषद, एक संस्था का निर्माण करना चाहिए जो मैक्रो प्रूडेंशियल जैसी चीजों पर मॉनिटरिंग करे, उसका क्या कहते हैं, पर्यवेक्षण करे, है ना। तो फिर 2010 में हमने बनाई थी। तो 2010 में तो इसका अस्तित्व ही नहीं था, ना ही यह योजना आयोग से संबंधित थी, यह एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, तो नीति आयोग से यह संबंधित नहीं है। तो जब आप पहले को हटाएंगे तो 2 और 3 बचेगा, 2 और 3 आपका सही उत्तर है, 56 आपका आंसर होगा। आप बात करेंगे 2010 में इसका गठन हुआ, वित्त मंत्रालय के तहत गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक एक कार्यकारी आदेश के द्वारा गठन हुआ।
वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति ने इसके बारे में प्रस्ताव दिया था गठन का, है ना। यह नीति आयोग से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या शामिल होता है, इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में अब देखो वित्तीय क्षेत्र को देखने वाले सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारी संस्थाएं, सारी अथॉरिटीज इसके अंदर शामिल होती है, इसके सदस्य होती है। क्यों, क्या कर रहे हैं, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर निगरानी कर रहे हैं, उसकी नीतियों पर निगरानी कर रहे हैं, ठीक है, ये काम है। अगला क्वेश्चन, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहानसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। एजेंडा 21 हमें पता है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट जिसे आप कहते हैं, कब हुआ था, बस यहां पर आपको पता होना चाहिए। यह हुआ था रियो में, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ, है ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसमें हमने एजेंडा 21 को अपनाया था। तो ये तो ठीक है, इसमें हमने संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, लेकिन ये 2002 में नहीं, 1992 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है, इसको कहते हैं पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जिस क्वेश्चन पर ज्यादा डिस्कस करना जरूरी नहीं है वहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम, आपका टाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है ना, उसकी बहुत वैल्यू है। मई में आपका एग्जाम है, तो आपके टाइम को उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना जरूरी है, वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे। सत्यशोधक समाज एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी कहा जा सकता है भारतीय इतिहास का, और अब आप इसे कैसे कह सकते हो कि ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बस ये ऐसा हो सकता है कि सत्यशोधक समाज की कोई वर्षगांठ रही होगी, 100वीं वर्षगांठ रही होगी, 50वीं रही होगी, 150वीं रही होगी, तो वो समाचारों में बना हुआ था। प्रधानमंत्री ने किसी कार्यक्रम का आयोजन कर दिया होगा इसके संबंध में, ज्योतिबा फुले को लेकर कोई जयंती रही होगी उनकी, है ना, तो सत्यशोधक समाज फिर वो आ गया। लेकिन ये तो हमारी तैयारी का एकदम बेसिक पार्ट है ना, ये तो हमारी तैयारी का स्टैटिक पार्ट है ना, तो इसको आप कैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट से आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है दोस्तों, स्टैटिक पार्ट से आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, केवल करंट अफेयर से नहीं होता। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन है, गुजरात में मंदिर प्रवेश का आंदोलन है, या महाराष्ट्र में जाति विरोधी एक आंदोलन है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन वाला क्वेश्चन भी नहीं था। आई होप आपको यह समझ में आता हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसकी व्याख्या अगर हम देखें, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और अन्य लोगों ने 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में किया था, इसकी स्थापना, ठीक है। इस समाज ने वैदिक संस्कृति, उपनिषदों और आर्य समाज के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि फुले के अनुसार आर्यों ने गैर आर्यों को दबाने और उन्हें अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया था। ये सारी चीजें सत्यशोधक समाज के उद्देश्य आप देख लीजिए। जनरली आप पाएंगे कि जाति विरोधी आंदोलन इसे आप कह सकते हैं, जाति विरोधी आंदोलन, ठीक है, जो हमारे अंदर चल रहा था कई हजार सालों से, सैकड़ों सालों से, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर जो छुआछूत का प्रयास, छुआछूत हो रही थी, उसे ही समाप्त करने को लेकर यह आंदोलन मुख्य रूप से था, ठीक है। इसने अपने कार्यों के माध्यम से मानव कल्याण, खुशी, एकता और समानता के आदर्शों को बढ़ावा दिया। 1930 के दशक में यह समाज धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि इसके नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, विषाणु वायरसेस किसको संक्रमित कर सकते हैं? क्या बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकते हैं? क्या कवकों को संक्रमित कर सकते हैं? फंगस कहते हैं ना कवकों को, फंगस, हाँ फंगस को कर सकते हैं। क्या पादपों को? तो देखो पादपों को तो कर ही सकते हैं, जैसे इंसानों को कर सकते हैं वैसे पादपों को कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, वायरस ऐसे रोगाणुरोधी हैं, रोगाणु वाहक हैं, जो जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवकों को भी कर सकते हैं और पादपों को तो कर ही सकते हैं।
डी इसका सही उत्तर है। इसको पढ़ेंगे। विषाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, वे अपने आप वृद्धि नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें किसी होस्ट कोशिका की आवश्यकता होती है ना। वे किसी होस्ट सेल पर आक्रमण करते हैं, फिर उसके डीएनए को यूज करते हैं और फिर अपने आप को मल्टीप्लिकेशन के रूप से अपने आप की प्रतिलिपियां बनाते हैं, है ना, इस तरह से बनाते हैं। अधिक विषाणु उत्पन्न करने में सक्षम करने के लिए इसके तंत्र पर नियंत्रण करना पड़ता है, होस्ट सेल के नियंत्रण तंत्र पर। विषाणु सभी दिए गए जीवों, जीवाणु, कवक और पादप को संक्रमित कर सकते हैं। माइकोवायरस की अगर बात करेंगे तो माइकोवायरस ऐसे विषाणु है जो कवकों को संक्रमित करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कोलीफेज T4, ये विषाणु है जो बैक्टीरिया को, जो जीवाणुओं को, है ना, जीवाणुओं को क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं, और इन्हें बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को समाप्त कर देते हैं, उन्हें खा जाते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, बैक्टीरियोफेज, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला आधारशय एवं लाभ स्थानांतरण पद क्या संदर्भित करता है? समाचारों में कभी कभी देखा जाता है एक पद के बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो आप इसे समझिए, पहले तो समझिए बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को। बेस इरोजन क्या है? अपने टैक्स का आधार, इरोजन मतलब कम करना या समाप्त करना, आधार को कम करना, है ना। और प्रॉफिट शिफ्टिंग तो इजी है, अपने लाभ को किसी और जगह पर क्या कर देना, शिफ्ट कर देना। तो अब इससे आप क्या समझे, कोई कंपनी है, टैक्स के आधार पर या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई कंपनी होगी, तो जनरली इसको कहा जाता है, जो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था वह आया था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। अब देखिए, कोई कंपनी एक से अधिक देशों में है, ए देश में भी वह काम कर रही है, बी देश में भी वह काम कर रही है, पैसा ज्यादा ए देश से कमा रही है ना, यहाँ से ज्यादा पैसा कमा रही है, यहाँ से कम कमा रही है, लेकिन बात क्या है, दोनों में काम कर रही है। कंपनी है ABC, काम दोनों में कर रही है, पैसा यहां से ज्यादा कमा रही है, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था में टैक्स की रेट क्या है, ज्यादा है, और इसे आप टैक्स हेवन कंट्री कह सकते हैं, है ना, जहां पर टैक्स बहुत कम लिया जाता है। तो जब आप इन देशों की चर्चा करते हैं तो कंपनी क्या करती है, जो भी व्यापार कंपनी ने पूरे साल किया है, कंपनी यहाँ पर अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहेगी, यहाँ पर अपनी इनकम ज्यादा दिखाना चाहेगी, जिससे वो कम टैक्स दे, यहां से वह ज्यादा टैक्स को देने से बचना चाहेगी। तो कंपनी ए देश में अपनी इनकम को कम करके दिखाएगी और बी देश में अपनी इनकम को बढ़ाकर दिखाएगी। तो क्या हुआ, ए देश में कंपनी ने अपने टैक्स का आधार कम कर दिया ना, टैक्स का आधार कम कर दिया, और यहां पर अपने टैक्स को कम, मतलब टैक्स ऑलरेडी कम था, यहां पर अपने पैसे को ट्रांसफर करके अपने लाभ को बढ़ा लिया, अपने लाभ को शिफ्ट कर लिया। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाने वाला कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसा एक प्रोटोकॉल लाया गया था OECD कंट्रीज के द्वारा। OECD कंट्रीज जो विकसित देश हैं उनके द्वारा यह काम किया गया था। आइए देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के नेतृत्व वाली परियोजना के तहत आधार शेय एवं लाभ स्थानांतरण को 2015 की अंतिम रिपोर्ट पेश की गई थी। इसमें बहुराष्ट्रीय उद्यमों, जो MNCs है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनकी लेखांकन संबंधी ट्रिक्स और कानूनी लेकिन अनुचित तरीके से मुनाफे को ऐसे देशों में स्थानांतरित कर देती है जहां दरें कम होती है, जिसे मूल देश के कर आधार के चरण को संदर्भित किया गया है ना। मूल देश में जहां से पैसा ज्यादा कमा रहे हैं वहां का टैक्स बेस जो होता है उनका वो कम हो जाता है और प्रॉफिट शिफ्ट हो ही जाता है। तो ये इससे संबंधित था। अब ये अच्छा आपको बताऊं, ये जो BEPS है, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बन गया हमारे लिए। हम आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते ही हैं आप, है ना। तो कुछ चीजें हैं जो हमारी फंडामेंटल तैयारी का पार्ट बन जाती है। ये करंट ओरिएंटेड है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन का गठन कहाँ किए जाने का प्रस्ताव किया गया था?
एक्चुअली 2011 में, हाँ 2011 आई थिंक। अच्छा, एक बार पिछले सेशन में शायद हमने एशियाटिक सोसाइटी की विलियम जोन्स की बात की थी, तो मैंने आपको 1781 शायद बता दिया था। आप उसे क्लियर कीजिएगा, ठीक कीजिएगा, 1784 था उसमें। मैं उस टाइम कंफ्यूज था, मैंने आपसे कहा भी था कि आप जाकर चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी मेहरबानी, आपने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप उसे ठीक कर लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा कब की गई थी? 1784 में की गई थी। 2011 में भारत की सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेकर आई थी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, है ना। और इस पॉलिसी में हमने ये टारगेट रखा था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी जीडीपी में बढ़ाकर हमें 25% तक करनी है। उस वक्त तक शायद हमारी 16 से 17%, 16% हिस्सेदारी थी। तो हमने कहा था कि हमें हमारी हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% करनी है। तो हमें क्या करना होगा? हम कुछ ऐसे क्षेत्र डेवलप करेंगे जो डेडिकेट होंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, निम्स इन्हें कहा जा सकता है, निम्स। तो निम्स की अवधारणा यहां से 2011 की नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के संदर्भ में आई थी। तो उस टाइम पर जो प्रस्ताव किया गया था निम्स के निर्माण का, वह आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर ए, हमारा उत्तर सही है। आप इसको देखेंगे, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 10 किलोमीटर का एरिया था जिसे निम्स में तब्दील करने की बात की गई थी, मेक इन इंडिया अभियान के तहत। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता, मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान का क्या उद्देश्य है? जिला खनिज प्रतिष्ठान एक तरह का ट्रस्ट है जो खनिज खनन कार्य करने वाले लोगों का, खनन कार्य करने वाले श्रमिकों के या इससे संबंधित लोगों के हितों की रक्षा करता है। लोगों के हितों की रक्षा करता है। अब देखिए, ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन कहा जा सकता है प्लस फैक्चुअल क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप दूसरा ठीक करेंगे। बाकी पहला और तीसरा ये कह रहा है कि यह खनिज की खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करता है, खनिज की खोज के संबंध में नहीं करता। तीसरा कितना एक्सट्रीम है कि यह खनिज के लाइसेंस निर्गत करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत करता है, यह भी ठीक नहीं है ना। केवल दूसरा हमारा इसमें सही उत्तर है, तो बी हमारा विकल्प ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, डीएमएफ आप देख लेंगे तो आप ये देखेंगे कि पहला और तीसरा उद्देश्य निश्चित रूप से डीएमएफ के उद्देश्य नहीं है। इसका संचालन राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार जिस तरह चाहेगी, इसकी बॉडी का संरचना इसकी कैसी होगी, कैसे काम करेंगे, कौन कौन सी पावर्स होगी, ये क्षेत्राधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ठीक है, आइए स्वयं। अब ये भी बिल्कुल करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट ओरिएंटेड। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अब स्वयं क्या था? एक पोर्टल था, एक वेब पोर्टल था। ऑनलाइन जो डिजिटलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एक पोर्टल था शिक्षा के लिए, ताकि सभी तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके, शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो इस तरह के क्वेश्चन से हमें बस यह सीखना है कि फ्यूचर में या करंट में अगर इस तरह के कोई पोर्टल्स करंट में चर्चा में रहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ये किस लिए है, क्या काम में आएगा, किसने लॉन्च किया है, तो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वयं क्या था? नागरिकों को वहनीय शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसकी पूरी फुल फॉर्म आप देखेंगे, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं करके एक वेब पोर्टल है, सभी प्रकार के विषयों पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक उपलब्ध होंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक ई शिक्षा प्लेटफॉर्म है। हाई स्कूल के स्तर से लेकर पीजी तक पाठ्यक्रमों को एक इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। एक आईटी प्लेटफॉर्म है, लगभग 2000 सिलेबसेस को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव कब आया था बताइए? 1909 में। तो क्या आया था 1909 में? तो मोरले मिंटो आया था, मोरले मिंटो आया था, है ना। और उसके 10 साल बाद 1919 में क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था। तो ये सारे जो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर
1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक हम देखते हैं, ये सारे क्या हैं, ये ब्रिटिश काल के संवैधानिक सुधार हैं, ब्रिटिश काल के संवैधानिक सुधार हैं, है ना। तो इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, इसमें तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, ना सामाजिक सुधार है, ना शैक्षिक सुधार है, ना पुलिस प्रशासन का सुधार है, ये तो संवैधानिक सुधार है, संविधानिक सुधार है। अब टर्मिनोलॉजी से आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, अब इसे आप संवैधानिक कह लो या इसे आप संविधानिक कह लो, दोनों एक ही चीज है। अलग क्या है, अलग है सांविधिक, विधिक, है ना। ये होता है जो संसद कोई कानून बनाती है ना, ये होता है जो सांविधिक होता है। संसद द्वारा कानून बनाकर कोई कुछ चीज लागू की गई है या कोई संस्था का निर्माण किया गया है, वो होता है सांविधिक। और संविधानिक मतलब संसद संविधान से संबंधित वो है, भारत के संविधान से संबंधित है। ठीक है, तो डी हमारा इसका सही उत्तर है। आप देखेंगे ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। हम हिस्ट्री को क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि हिस्ट्री केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करती है ना, शासकों की बात करती है और उससे संबंधित फैक्ट्स की बात करती है। लेकिन हिस्ट्री में अगर आप इंटरलिंकिंग नहीं जानते, इंटरलिंकिंग आपको नहीं आती, तो आप फंस जाएंगे। आप 17-18 में से 4-5-6 क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी 12-13 क्वेश्चन आप इंटरलिंकिंग आपके लिए जरूरी है। तो इंटरलिंकिंग हिस्ट्री में बहुत जरूरी है। अब अजंता गुफाएं कहां पर हैं? अजंता गुफाएं आप देखते हैं मौर्योत्तर काल से बनना शुरू हुई थी और गुप्तोत्तर के बाद तक बनना चालू रही, लगभग 6ठी सदी तक, है ना। अगर मैं कहूं अजंता के बारे में, 2nd सदी ईसा पूर्व से बनना शुरू हुई थी और 6ठी सदी ईसवी तक बनती रही थी। इसका निर्माण होता रहा था, लगभग 800 सालों का टाइम पीरियड है, 800 वर्षों का। और महाबलीपुरम की बात करें, पल्लव शासक, हम अर्ली मिडाइवल में पढ़ते हैं ना, पल्लव शासक दक्षिण भारत में कौन से टाइम पीरियड पे थे? शायद 7वीं-8वीं शताब्दी की बात है, 7वीं-8वीं शताब्दी की बात है ना। इन्होंने वहां पर हमने देखा था कि रथ निर्माण, रथ मंदिरों का निर्माण हम देखते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर कितने फेमस हैं, है ना। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अजंता और महाबलीपुरम को किस तरह से इंटरलिंक किया गया है, ये हमें सीखना है इस क्वेश्चन से। और आगे हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस तरह के चीजों को किस तरह इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं, ये सीखना है हमें इस क्वेश्चन से। तो जब एक ही समय काल की बात करते हैं, तो हमने इंट्रोडक्शन में भी बात कर ली कि ये बहुत लंबे 800 सालों के बात कर रहा है, लेकिन पल्लव शासकों के दौरान ये लगभग 200 सालों में निर्मित हुई, वो भी अजंता के बाद में। तो पहले को आप सही नहीं मान सकते, पहला आपने हटा दिया, पहला आपने हटा दिया, डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे नहीं। अब आप देखिए मौर्योत्तर काल में पहली बार हमें ब्राह्मण राजवंश देखने को मिलते हैं, बात ठीक है। शुंग वंश है ना, हाँ शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, पहला ब्राह्मण राजवंश आप कह सकते हो उसको, तो मौर्योत्तर काल में देखने को मिलते हैं। लेकिन अजंता की गुफाओं में आपको जो प्रभाव नजर आएगा वो बौद्धों का प्रभाव नजर आएगा, बौद्धों का। लेकिन इस टाइम पीरियड तक तो आकर शैव और वैष्णव संप्रदाय, शैव एवं वैष्णव संप्रदाय स्थापित हो चुके थे, इनका प्रभाव बढ़ चुका था। तो पल्लवों के अंतर्गत तो ये जो रथों का निर्माण किया गया, ये मंदिरों का निर्माण किया गया, ये शैव और वैष्णव परंपराओं से जुड़े हुए थे। तो दोनों को सेम धार्मिक संप्रदाय से संबंधित भी आप नहीं कह सकते। तो दूसरा भी चला गया, दूसरा तो पहले ही चला गया था। देखिए अब या तो हो सकता है उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं हो, या हो सकता है तीसरा सही हो। क्या कह रहा है, ये दोनों ही शिलाकृत स्मारक हैं। अब क्या आप शिलाकृत का मतलब समझ पाए? शिलाकृत का मतलब है चट्टानों को काट कर बनाए गए स्मारक, चट्टानों को काट कर बनाए गए स्मारक, चट्टानों को काट कर बनाए गए स्मारक, है ना। सॉरी। तो अजंता भी शैलकृत गुफाएं हैं, और जो हम पल्लवों के दौरान
महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर निर्माण देखते हैं वो भी शिल्प थे, आकाश में पत्थरों से बने हुए वो मंदिर हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट। तीसरे को आप करेक्ट मानेंगे। देखिए इस सेशन के बाद में चौथा सेशन आएगा। जैसे ही वो सेशन यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड होगा, उसी दिन शाम को मैं आपको टेलीग्राम पर इस पूरे 100 क्वेश्चन की और इनकी व्याख्या की क्या प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप इन व्याख्याओं को आराम से पढ़ पाएंगे। मैंने जितना समझाना था आपको समझा दिया। बात जब करें हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो शकील अहमद SHAKILAHAMAD शकील अहमद अनअकैडमी, इस नाम से मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बहुत ज्यादा लोग अभी जुड़े नहीं है, हमारा चैनल भी नया है, हमने चीजें जस्ट शुरू की है, बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़े। आप चाहेंगे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास के लास्ट में मैं आपको स्कैनर भी दे दूंगा, आप वहां से उसे स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकेंगे। तो इसकी मैं पूरी पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी चीजें और क्लियर होगी रथ मंदिरों को लेकर, है ना। अब बिटकॉइन इकोनॉमी करंट अफेयर 2014-15 में बिटकॉइन कितना चर्चा का विषय रहा था। तो आप देखिए क्या है बिटकॉइन के बारे में। और मुझे लगता है अब तो बिटकॉइन हमारी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन ही चुका है। अब तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिटकॉइन के बारे में आपको पता होता ही है कि इसकी विशेषता क्या है, इसके नुकसान क्या है ना, इन सब के बारे में। बिटकॉइंस की खोज खबर अब यूपीएससी की लैंग्वेज देखिए यहाँ पर कितनी शानदार लैंग्वेज यूपीएससी ने बनाई है, थोड़ी सी अलग तरह की। बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। जनरली यह कहना चाह रहा है कि बिटकॉइन का विनियमन, उनका रेगुलेशन, विनियमन आरबीआई के, अगर भारत के संदर्भ में कहें तो आरबीआई, या और देशों के संदर्भ में कहें तो उनके केंद्रीय बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो बिटकॉइन की तो विशेषता यह है कि यह किसी के द्वारा रेगुलेट नहीं होती है, इसका रेगुलेशन किसी के भी द्वारा नहीं किया जाता है ना। तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो देखो दो ऑप्शन गलत हो गए, पता चला तीसरा तो करेक्ट है, अब केवल दूसरा देखना है। एग्जाम में ऐसे ही कर सकते हैं ना। बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, ये 1 to 1 लेन देन होता है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। जैसे हम पैसों का लेन देन करते हैं तो थर्ड पार्टी क्या होती है, कोई बैंक होता है, आरबीआई होता है, थर्ड पार्टी होती है ना। बिटकॉइन में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। अगर आपको बिटकॉइन एड्रेस पता है तो आप भेज पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, दो लोगों के बीच का मामला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सही है, और तीसरा तो इसने पहले से सही किया हुआ है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। पहचान जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए बस। तो विकल्प बी सही उत्तर है। चर्चा हमने कर ली है, आप चाहेंगे इसे रोककर आप देख सकते हैं। लाभ क्या है बिटकॉइन पर, कोई प्रतिबंध नहीं लगता, है ना। गुमनामी एनोनिमिटी बनी रहती है। जटिल एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है, इससे क्या होती है, सुरक्षा उच्चतम बनी रहती है, इसे कोई हैक नहीं कर पाता। लेन देन की गति उच्च होती है, ठीक है, आपको बीच में कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, बीच में रेगुलेट करने वाला कोई है ही नहीं। यही बात कह रहा है, तीसरे पक्ष की कोई भागीदारी नहीं होती है। इसको ट्रांसफर करने में बिल्कुल कोई शुल्क जनरली नहीं लगती या बहुत कम शुल्क लगती है, क्योंकि बीच में थर्ड पर्सन है ही नहीं। तो जो थर्ड पर्सन अपनी सेवाएं नहीं दे रहा वो शुल्क किस बात की लेगा, शुल्क नहीं लगती। मुद्रास्फीति का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता। भारत में अगर मुद्रास्फीति आ जाए तो बिटकॉइन पर जनरली उसका प्रभाव थोड़ी देखने को मिलेगा, वो तो इंडियन करेंसी पर प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन नुकसान क्या है, जागरूकता की, इसके बारे में लोगों की ज्ञान की कमी है। ये जिस तरह से जटिल तकनीकों का उपयोग करता है, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि एक फिक्स नंबर ऑफ बिटकॉइंस जारी किए जा सकते हैं। अब उनकी डिमांड और सप्लाई पर सारा खेल चलता है। डिमांड बढ़ गई तो उसके प्राइजेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे, है ना। तो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, हर जगह स्वीकार नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता अभी तक। चोरी और धोखाधड़ी का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि एनोनिमिटी है, गुमनामी है। भुगतान की वापसी और पुनर्प्राप्ति नहीं होती। काला बाजार इससे
संचालित होता है कहीं ना कहीं, है ना। आतंकवाद का वित्त पोषण भी इससे आप देख सकते हैं। स्केलिंग की समस्या है, ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ बिटकॉइंस या लिमिटेड नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी आप जारी कर पाते हैं। फिएट मुद्रा के साथ में इसका विनिमय नहीं किया जा सकता, केंद्रीय बैंक इसका विनिमय नहीं कर सकते। 67वां क्वेश्चन है हमारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 के पेपर में भी हमने इसे डिस्कस कर लिया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई। क्या बात सही है? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स देशों का बैंक है। फिर लास्ट बार 2015 के पेपर में जब हमने ब्रिक्स की चर्चा की थी तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बारे में भी हमने बात की थी। कौन से नए देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है ना। तो आप देखिएगा उसको, पहला गलत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है, यह बात आपकी एक्यूरेट है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? देखिए, हमारी सरकार के सामने हमेशा इस तरह की दुविधाएं बनी रहती है कि हम विकास की तरफ काम करें या हम पर्यावरण संरक्षण को महत्व दें। हम विकास की तरफ काम करें या हम मानवाधिकार या मौलिक अधिकारों को महत्व दें, है ना। हम समाज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ काम करें या हम भारत में धर्मनिरपेक्षता के तत्व जो है धर्मनिरपेक्षता के तत्व को बनाए रखते हुए बहुधार्मिक व्यवस्था को बनाए रखें। हालांकि व्यवस्था तो बहुधार्मिक ही बनी रहेगी, लेकिन जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं उन्हीं को बनाए रखें। तो सरकार के सामने ऐसी बहुत सारी दुविधाएं आती है, ठीक है, चलो इस पे बात नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आई सरकार के सामने पश्चिमी घाट वाले रीजन पर विकास करने की, पश्चिमी घाट वाले रीजन, तो जनरली इसका उत्तर है डी, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित इन समितियों का निर्माण किया गया था। जब सरकार के पास ये बात आई कि भाई हमें पश्चिमी घाट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वहां पे सड़कों का निर्माण करना है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, कैसे बनाए? तो बात आई कि यार पश्चिमी घाटों में तो पर्यावरण संरक्षण होना जरूरी है, वहां पर तो भारत की जैव विविधता पाई जाती है ना, उसको आप कैसे समाप्त करने की तरफ ध्यान दे सकते हैं? तो फिर एक समिति बनाई गई, गाडगिल समिति। उन्होंने कहा, ये आप देखिए, एक समिति बनाई गई पहले, हाँ, एक समिति बनाई गई गाडगिल समिति। गाडगिल समिति ने कहा कि पश्चिमी घाट का जो 64% हिस्सा है वह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, आप यहाँ पर कोई इस तरह की परियोजनाओं का संचालन मत कीजिए। तो अब सरकार टेंशन में, यार पश्चिमी घाट का 2/3 हिस्से पर हम काम ही नहीं कर सकते, 1/3 हिस्से पर क्या काम करें, क्या कनेक्टिविटी लाएंगे हम, है ना। फिर सरकार ने एक और समिति बनाई, कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन ने रिपोर्ट दी और कहा कि पश्चिमी घाट का 37% हिस्से को आप छोड़ दीजिए, वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से ज्यादा संवेदनशील है, बाकी पे आप काम कीजिए। तो फिर बाकी पर ये देखो, खनन, ताप विद्युत संयंत्र, प्रदूषणकारी उद्योग, वृहत आवासीय योजनाओं, इन पर इनके प्रतिबंध के बारे में इन क्षेत्रों में चर्चा की गई, सिफारिश की गई। तो ये इससे संबंधित दोनों समितियां थी। अगली बात करते हैं, फिर से हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर जो आपको पता होने चाहिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, 3 आपको ये बिंदु दिए गए हैं। कह रहा है केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से था? उपयुक्त में से किसकी स्थापना या तो केशव चंद्र सेन ने की है या उनकी स्थापना से वो जुड़े रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? अगर फैक्चुअल है, मैं इनमें से आपको कोई ऐसी जड़ी बूटी निकाल कर नहीं दे सकता कि आपको पता चल जाए ये था ये नहीं था। पढ़ा हुआ होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप 69 की बात करेंगे तो 2 और 3 इसका सही उत्तर है, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की जब आप बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय, है ना, राम मोहन राय इससे संबंधित थे। और कहीं ना कहीं हमें पता चलता है देवेंद्र नाथ टैगोर भी इससे जुड़े हुए थे, देवेंद्र नाथ टैगोर।
बाकी केशव चंद्र सेन न्यू डिस्पेंसेशन, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से जुड़े थे। बी हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं। केशव चंद्र सेन के बारे में ऑलमोस्ट पूरी जानकारी है, आप देखेंगे। विकल्प 2 सही है, कथन 2, यहाँ विकल्प नहीं बिंदु 2 होना चाहिए, बिंदु 2 सही है। और आप देखेंगे बिंदु 3 भी सही है, बिंदु 3 भाई, विकल्प 2 और विकल्प 3 दोनों तो एक साथ ठीक नहीं हो सकते ना, यहाँ बिंदु लिखिएगा, जो बिंदु दिए गए थे वो सही है, या कथन लिख लीजिएगा, क्योंकि वो कथन नहीं है, वो जस्ट बिंदु है, तो बिंदु के बारे में मैंने कहा। ठीक है, 2 और 3 सही है, और पहला सही नहीं है, क्योंकि 1823 में राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम ने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी। राइट, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मैं टाइम देख रहा हूँ बार बार इसीलिए क्योंकि कुछ समय के बाद में मेरी लाइव क्लास होने वाली, तो मैं यही देख रहा हूँ कि लाइव क्लास में टाइम बचा है या नहीं बचा। टाइम बचा है, अच्छा खासा टाइम बचा है। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एक और रीजनल क्या हो गया, रीजनल ग्रुप के बारे में बात आ गई, का सदस्य नहीं है? तो सऊदी अरब है, ओमान है, कुवैत है, बहरीन है। अब आप खाड़ी देशों के बारे में सोचो ना, कौन कौन हो सकता है। बहरीन है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, ये 6 देश हैं। ईरान नहीं है। अब ईरान इस साल फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल का, और ये वाला रीजन तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैपिंग तो आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। कौन से देश की सीमा किससे लगती है, कौन से सागर से लगती है, स्वेज कैनाल पर कौन कौन से हैं, है ना, भूमध्य सागर में कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। दिमाग में आंख बंद करें और मिडिल ईस्ट का ये पूरा नक्शा आपके सामने घूम जाए आंखों का, तब मजा है। आइए आगे चर्चा करें। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 1981 में क्या हुई स्थापना। आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग इसका उद्देश्य है। 6 सदस्य देश है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। तो ये इसके देश हैं, सदस्य देश हैं। आइए आगे देखते हैं। लास्ट 5 क्वेश्चन हमारे हैं और इसके बाद में हमारा थर्ड सेशन, आज का यह सेशन समाप्त हो जाएगा। फिर फोर्थ सेशन में हम बाकी की चर्चा करेंगे। सरकार संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 में लाई थी सरकार के, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है सरकार की? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के उद्देश्य क्या है? अब देखिए, भारत में ना, भारत में स्वर्ण का, सोने का आयात बहुत ज्यादा होता है, आयात बहुत होता है ना, डिमांड बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर सोने की। और डिमांड क्या है? क्या हम व्यापार कर रहे हैं उससे, क्या हम उसका लेन देन कर रहे हैं? नहीं, डिमांड क्या है? हमें अपने घरों की महिलाओं के लिए या अपने या पुरुषों के लिए, किसी के लिए भी, हमें क्या बनाने हैं भाई? हमें बनाने हैं आभूषण। आभूषण बनाकर क्या करेंगे? आभूषण बनाकर शादी विवाह में पहनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बॉक्स में पैक कर कर रख देंगे। इतनी सारी डिमांड, भारत में इतना सारा सोना है फिर भी इतनी डिमांड है और उसका कोई फायदा नहीं है, इकोनॉमी में उसका कोई भी लाभ नहीं है। तो सरकार ने कहा, और इसको रखते क्यों है? एक इन्वेस्टमेंट की तरीके से, कि जब सोना है, सोना महंगा होता रहेगा, रखा रहेगा, महंगा होता रहेगा, हमारा धन बढ़ता जाएगा। तो आभूषण के तौर पे भी काम आ गया, इन्वेस्टमेंट भी इस तरह से हो गया, सेफ का सेफ हो गया। तो सरकार ने कहा, अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, हम एक बॉन्ड जारी करते हैं, सोने के भाव के हिसाब से उस बॉन्ड के भाव रहेंगे, बल्कि सोना तो आप अपने पास रख लेते हो, उसके ऊपर आपको ब्याज तो नहीं मिलेगा, है ना, हम तो आपको 2.5% ब्याज भी देंगे। हम तो क्या करेंगे? ब्याज भी देंगे। और जो सुविधा आपको मिलती है ना भाई, सोना 1 लाख का खरीदा था, 6 महीने बाद वो 1.5 लाख का हो गया, तो इसी प्राइस से, इसी उतार चढ़ाव से आपको उस बॉन्ड की जो है मूल्य भी देंगे। तो लोगों को लगेगा कि यार ठीक है। तो सरकार इससे क्या करना चाह रही थी? सरकार चाह रही थी कि जो सोने की डिमांड है ना, वह कम हो जाए। जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है वह ब्याज के चक्कर में क्या खरीद लेंगे? हमारे बॉन्ड्स को खरीद लेंगे। तो सरकार चाह रही थी कि जो सोना घरों में रखा है, पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है एक तरह से, उससे हम इकोनॉमी में लेकर आए।
उसकी डिमांड कम हो लोगों के अंदर, ठीक है। तो भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना इसका उद्देश्य था। स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, है ना, एफडीआई को प्रोत्साहित करना। लेकिन अब आप बताओ, स्वर्ण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करने का क्या लॉजिक है, स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में नहीं। यह वाला स्टेटमेंट आपका ठीक नहीं है। हमारा उद्देश्य था हमारे घरों के लोग, गृहस्थ लोगों के परिवार वालों के पास जो सोना पड़ा है, कई टन सोना पड़ा है, उसको हम अर्थव्यवस्था में लेकर आए। यहाँ पर तो हम डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम थोड़ा सा ठीक करना चाह रहे हैं, हम हमारी डिमांड को कम करना चाह रहे हैं सोने की को, है ना। स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना, ये एकदम ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा आपका करेक्ट है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि आप ध्यान रखिएगा, ये स्कीम जो गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, सरकार ने इसको बंद भी कर दिया है वापस से, ध्यान रखिएगा। कभी कभी समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामलों के संदर्भ में आता है, बताऊं इसका उत्तर, बताने की जरूरत है, आप कीजिए, ठीक है। चीन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन का टारगेट है कि 2049 तक हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और ये जो पहले पुराना रेशम मार्ग वाला कॉन्सेप्ट था, इसी के आधार पर चीन पूरे महाद्वीपों को, जहां पर जनता बसती है, जनसंख्या बसती है, सभी महाद्वीपों को एक रोड से, एक बेल्ट से जोड़ने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीन का यह है। ये तो आपको पता है यार, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और बार बार चर्चाओं में सुनते भी हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? 2016 में, अप्रैल 2015 में यह योजना आई थी, अप्रैल 2015 में। और इस साल के लिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में इसको 10 साल हो गए। मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य था? जो छोटे उद्यमी हैं, हमारे एमएसएमईज हैं, उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, उनको औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में लाना, उन्हें कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करवाना, ताकि वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज का बहुत बड़ा रोल है, तो उन्हें मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो पीएम मुद्रा योजना 2015 में इसी के लिए लेकर आई गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सरकार में आए थे, सत्ता में आए, ठीक है। बाकी किसानों की बात कर रहा है, वृद्ध और निसहाय लोगों की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है इन चीजों को तो आप आराम से एलिमिनेट कर ही देंगे, राइट। अब आपको ये देख लेना है कि 8 अप्रैल 2025 में मैंने क्या बताया आपको, 15 ही बताया ना, 15 बताया, हाँ मुझे लगा मैंने 11 बता दिया कि में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना है, 2015 में शुरू हुई थी। पीएमएमवाई यानी मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण किसी भी बैंक, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी या आरआरबी से लिया जा सकता है ना, किसी भी बैंक से प्राप्त किया जा सकता है ये। और मुद्रा ऋण के लिए आपको उदय मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये नवीन इंफॉर्मेशन है, नई इंफॉर्मेशन है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसके? देश में सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी बाधा के, बिना कुछ गिरवी रखे ऋण प्रदान करना, एमएसएमईज को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जोड़कर तथा उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर वित्त पोषण से वंचित लोगों को वित्त प्रदान करना, हाशिए पर पड़े और अब तक सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेशन और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऋणों की श्रेणियों की अगर बात करेंगे तो शिशु, किशोर और तरुण पहले से थे 50,000 से 5 लाख और ये 10 लाख तक का। लेकिन अभी हाल ही में तरुण प्लस कैटेगरी को लॉन्च किया गया है। जो व्यक्ति 10 लाख रुपए वाला ये तरुण लोन लेता है और टाइम से चुका देता है ना, फिर सफलतापूर्वक भुगतान जो कर देता है, उसे फिर 10 से 20 लाख रुपए तक का ऋण देने के लिए वह एलिजिबल हो जाता है लेने के लिए, तो उसे तरुण प्लस कैटेगरी में रखा गया है। किस तरह की वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत मिलती है? आपको एक टर्म लोन मिल सकता है, जैसे ऊपर बात की गई। आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। आपके कार्यशील योजना, जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, उसके रूप में आप ऋण ले सकते हैं।
पूंजीगत सामानों की खरीद के लिए कंपोजिट ऋण भी आप ले सकते हैं। और पीएम मुद्रा योजना, पीएम जन धन योजना के अंतर्गत स्वीकृत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट राशि को भी पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो करंट को भी इससे हमने लिंक कर दिया है, जो जरूरत फील होगी उसको कर ही देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जियोग्राफी का इसे कह सकते हैं शेल गैस, चट्टानों के भीतर फंसी हुई गैस को निकालने का संभावना कहां पर है? हमें एक ऊर्जा का नया, ये अपरंपरागत स्रोत है ऊर्जा का, शेल गैस। भारत के कौन से क्षेत्रों में शेल गैस की संभावनाएं पाई जाती है? तो केम्बे बेसिन, खंबात वाला जो रीजन है उसमें, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन जिसे आप कहते हैं, केजी बेसिन है ना। तो इन तीनों में ही आपको ऐसी संभावनाएं मिलती है। इसका उत्तर डी है और इसकी व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं। अपरंपरागत प्राकृतिक गैस है, शेल रॉक्स की परतों में यह फंसी होती है और इसको निकालने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है ना। हाइड्रो क्या हुआ? जल के माध्यम से चट्टानों को फ्रैक्चर किया जाता है, जल का उपयोग करते हुए चट्टानों को फ्रैक्चर किया जाता है और उसके अंदर फंसी हुई गैस को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये है, केम्बे बेसिन में है, कावेरी बेसिन में भी और केजी बेसिन में, आंध्र प्रदेश के तट पर भी आपको यह संभावनाएं देखने को मिलेगी। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? मैंने अभी तो चर्चा की है ना इस सेशन की शुरुआत में, वैश्विक, पूरे विश्व की वित्तीय स्थिरता कौन सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, कौन निगरानी करता है इसकी? आईएमएफ इसकी निगरानी करता है। ठीक है, तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आपको आईएमएफ के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं। ये हमारा आज का सेशन था। आपको हमारा सेशन कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको अगर लगता है कि हमें किसी चीज में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से 100% आपके लिए डेडिकेटेड हूं और आपके लिए ही काम कर रहा हूं, आपके लिए ही ये सेशंस में प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर आपको लगता है और इम्प्रूवमेंट या आप अप्रिशिएट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको इस सेशन की पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप इसे स्कैन कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही 4th सेशन आपको मिलेगा इसके पूरे 100 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। तो देखते रहिए हमारे सेशन, दोस्तों में शेयर कीजिए, कैसे लगते हैं अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री क्लासेज होती है, अनअकैडमी एप्लीकेशन पर स्पेशल फ्री क्लासेज होती है, उन क्लासेज में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, है ना। सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है हिस्ट्री की, और वहां पर हम एक क्रैश कोर्स की तरह हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं ताकि 2026 के एग्जाम में आपको ज्यादा परेशानी ना हो हिस्ट्री को लेकर, पहली बात। दूसरा, हम 3:30 बजे दोपहर में उसी स्पेशल क्लासेज में एक क्लास ले रहे हैं जिसे हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन भी कहते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन। और इस सेशन में अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर। जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट कंप्लीट होता है हम अदर सब्जेक्ट की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको यूट्यूब की और हमारी स्पेशल क्लास की सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। जो भी पीडीएफ होती है, चाहे वो यूट्यूब के सेशन की पीडीएफ हो, चाहे वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर होने वाली स्पेशल क्लासेस की पीडीएफ हो, आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो नोट्स मुझे फील होता है कि तैयारी के लिए आपके पास होने चाहिए, आपको उन्हें पढ़ लेना चाहिए, वो भी हम वहां पर शेयर करते हैं। तो आप हमारे अनअकैडमी से संबंधित इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।